नमस्कार, मेरा नाम उमेश नागर है और मैं ग्राम प्रासलिया, तहसील दिगोद, जिला कोटा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ और 2016 में जब मैंने बीटेक से मैं पास आउट हुआ तो मैंने अपना खुद का स्टार्टअप या एग्रीकल्चर स्टार्टअप शुरू करने का मेरे दिमाग में आइडिया आया। तो एक दिन मैं मेरे गांव में आया तो गांव में मैंने देखा एक घर पे एक सॉइल रिपोर्ट पड़ी हुई थी। मैंने दादाजी से पूछा, भाई ये किस चीज़ की सॉइल रिपोर्ट है? तो उन्होंने कहा कि हर साल हमारे गांव मतलब एग्रीकल्चर के कर्मचारी आते हैं और वो इस हमारे जो खेतों की मिट्टी है इसकी जांच करते हैं और इसमें ये बताया गया है कि आपके जो खेत है उसको 20 किलो यूरिया की ज़रूरत है, लेकिन किसान उसमें 50 किलो यूरिया डालता है। तो मैंने कहा जब ज़मीन इतनी ख़राब हो चुकी है तो आप कंपोस्ट खाद का यूज़ क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा भाई कंपोस्ट खाद का यूज़ तो कर ले, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में हम कंपोस्ट खाद कहाँ से लाएं? तो वहाँ से मुझे आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं भी अपना खुद की वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट बनाने का यूनिट लगाऊं और लोगों को कम कीमत पे अच्छी खाद उपलब्ध कराऊं। तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई खाद बनाने की। देखिए, खाद काफ़ी तरीके से बना सकते हैं हम कंपोस्ट खाद। आप एनारोबिक बायोडाइजेस्टर से बना सकते हो, आप गड्ढा कंपोस्ट बना सकते हो, बायोगैस से आप कंपोस्ट बना सकते हो, वर्मी कंपोस्ट से आप कंपोस्ट बना सकते हो। तो फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो वर्मी कंपोस्ट है, जो एक विशेष प्रकार के केचुए से जो तैयार होती है, उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं और वो खाद सबसे बेहतरीन है, उसको हम कम लागत में हम तैयार कर सकते हैं। तो 2017 में मैंने, या आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्लांट लगाया। रुद्र एग्रो बायोटेक इंडस्ट्रीज़ नाम से मैंने एक कंपनी बनाई और जैविक खाद बनाना शुरू किया। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्लांट है। इसमें 2.5 लाख किलो वर्मी कंपोस्ट हर साल बनती हैं और लगभग यहाँ पे 100 बेड लगे हुए हैं जिनमें हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। कुछ बेड पक्के बने हुए हैं ईंटों के द्वारा, कुछ पॉलीथीन के बेड बने हुए हैं, कुछ HDP ग्रीन बेड लगे हुए हैं। इस प्रकार मैं पूरे साल में 2.5 लाख किलो वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि मैं आज आपको बताऊंगा कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, इसमें रॉ मटेरियल का यूज़ किस तरीके से होता है, कितने दिन में वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है, किस केचुए से हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, इसकी छनाई स्टोरेज कैसे होता है, पैकिंग कैसे होती है और हम इसको मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं। देखिए, वर्मी कंपोस्ट को हम 4 स्टेप में वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है। पहला है रॉ मटेरियल, दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तीसरी है खाद की छनाई और चौथा है स्टोरेज और पैकिंग। तो सबसे पहले अपन पहली स्टेप की बात करते हैं, वो है हमारी रॉ मटेरियल। ये आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं गोबर का ढेर है। रॉ मटेरियल के रूप में आप गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी की मेंगनी, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल आपका जो गोबर है वो, उसकी सबसे पहली कंडीशन है कि वो ठंडा होना चाहिए। ठंडा इसलिए क्योंकि देखिए इसमें क्या मीथेन गैस होती है गोबर में। मीथेन गैस की वजह से काफ़ी गर्म होता है। जब आप इसमें पानी का छिड़काव करोगे तो वो गैस रिलीज़ होगी। गैस रिलीज़ होगी तो गोबर ठंडा होगा। गोबर ठंडा होगा तो आप जो इसमें केचुआ डाल रहे हो, केचुआ काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो गोबर ठंडा होगा तो वो गर्माहट की वजह से मरेगा नहीं। इस वजह से गोबर को ठंडा किया जाता है। आप गोबर के रूप में गाय का गोबर यूज़ कर सकते हो, भैंस का गोबर यूज़ कर सकते हो। गोबर ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारी जो वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो दूसरी स्टेप है वो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे हमारा खाद बनता है। खाद बनाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है कि वर्मी कंपोस्ट में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितना कम हम इन्वेस्टमेंट कर सके उतना वर्मी कंपोस्ट में करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है खाद बनाने की जिसको आप बहुत ही देसी तरीके से आप बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप ये जो मेरे नीचे ये देख रहे हैं इसको हम वर्मी बेड बोलते हैं। अब इसकी लंबाई है 40 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है और लगभग 1 फीट ऊंचा है। तो इसको हमने कैसे बनाया? सबसे पहले तो हमने क्या किया, इस जगह पे जो हमारा रोटावेटर है उसको घुमा दिया। तो उस रोटावेटर ने क्या किया, यहाँ की मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर दिया। फिर हमने क्या किया, चूने से यहाँ पे लाइन बनाई, 40 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी। लाइन बनाने के बाद यानी एक बेड नुमा हमने शेप बना दी। फिर इसके अंदर की जो मिट्टी है उस मिट्टी को निकाल के इसकी जो दीवारें हैं उन दीवारों पे इसकी मिट्टी को चढ़ा दिया
और बची हुई जो अंदर की मिट्टी है उस मिट्टी को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये हमारी एक क्यारीनुमा एक संरचना हो गई। अब इसमें हमने क्या किया, इसके अंदर हमने पॉलीथीन बिछा दी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो पॉलीथीन बिछाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलीथीन दीवार पे भी चढ़नी चाहिए, ताकि बारिश का पानी जो आए वो दीवार को बहा ना ले जाए। तो जैसे आपका अगर 40 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा बेड है, तो आपको लगभग 45 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी पॉलीथीन लेनी पड़ेगी, ताकि वो दीवार पे चढ़ती हुई पूरे बेड में बिछते हुए पूरी बाहर तक निकल जाए। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो बाहर पॉलीथीन निकली हुई है उसको आप पूरी तरह से मिट्टी से दबा देंगे, ताकि ये पॉलीथीन हवा में उड़े नहीं। उसके बाद अपन इसमें गोबर भर देंगे। तो बेड की अगर अपन गहराई की बात करें तो ये आधा फीट तो ज़मीन के अंदर है, और इसको थोड़ा हमने उभरा हुआ कर दिया, यानी बेड की जो ऊंचाई हो गई यहाँ से टॉप से लेकर बॉटम तक वो लगभग 1 फीट से लेकर 1.25 फीट तक हो गई। ये गोबर भरने के बाद फिर हम इसमें अब पानी का छिड़काव कर देंगे। पानी का छिड़काव करके इसमें केचुए डाल देंगे। हमारा जो केचुआ है वो 1 फीट में 1 किलो डलता है, यानी इस 40 फीट के बेड में हम 40 किलो केचुए डाल के पानी का छिड़काव करके छोड़ देंगे। वर्मी कंपोस्ट के बेड पे गोबर भर के केचुए डालने के बाद हम इस पर हल्का सा पानी का स्प्रे कर देंगे। फिर आप इस पर जो हमारी जो जूट की बोरी है आप इस पर डाल दो। जैसे अभी इस पर मैंने यहाँ पे छाया कर रखी है, तो जूट की बोरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बेड आप ओपन में बनाते हैं जिसके ऊपर छाया की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर आप जूट की बोरी डाल के उस पर पानी का आप स्प्रे कर दो। ठीक है। अब लगभग 20 से 25 दिन का आपको वेट करना है। 20 से 25 दिन बाद आपको ये लगेगा कि हमारी जो पहली लेयर है ना वो बिल्कुल बारीक हो गई, चाय की पत्ती की तरह हो गई, यानी हमारा खाद बनने की ओर अग्रसर है। तो आप क्या करेंगे, पंजा लेंगे, पंजे को उस पूरे बेड पे घुमाएंगे, पूरे बेड पे पंजे को घुमा देंगे। पंजा घुमाने के बाद लगभग 10-15 मिनट बाद हमारे जो केचुए हैं वो सारे अपने आप नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठने के बाद आप उस खाद को समेट लेंगे, ऐसे समेट के आप ढेरिया बना लेंगे और इस खाद को निकाल लेंगे। ठीक है। फिर आप उस बेड को पानी का छिड़काव करके छोड़ दो। पानी का छिड़काव अपन को रोज करना है। फिर 7-8 दिन बाद आपको एक और लेयर तैयार हो जाएगी। फिर आप इसे पंजा घुमाओ, कुछ देर वेट करो, केचुए नीचे बैठेंगे, फिर उस खाद को समेट के निकाल लो। ऐसे निकालते निकालते लगभग 8 से 10 लेयर बाद, लगभग 2.5 से 3 महीने बाद आपको पूरा बेड से खाद मिल जाएगा, यानी खाद तो आपको मिल रहा है ऊपर और केचुए जा रहे हैं नीचे। फाइनली इतनी सी लेयर में सारे केचुए आ जाएंगे। फिर आप उस पूरी लेयर को समेट के एक साइड पे निकालो, वापस इसमें गोबर भरो और उसी लेयर को आप इसी में डालो। तो यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। केचुआ एक बार खरीदना पड़ता है एक बेड के लिए। एक बार आपने केचुआ खरीद लिया, वही ज़िंदगी भर उसी बेड के लिए हमेशा चलता रहेगा। देखिए, हम बात करते हैं केचुए की नस्ल के बारे में, जो हमारा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उत्तरदायी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो केचुआ हैं ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का है। इसको हम आइसिनिया फोइटिडा बोलते हैं। आइसिनिया फोइटिडा जो केचुआ होता है, सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में इसी का यूज किया जाता है। इसका कारण ये है कि एक तो ये 24 घंटे काम करता है, दूसरी चीज़ इसकी जो प्रजनन क्षमता है वो बाकी केचुए से सबसे ज़्यादा होती है। इसको हम रेड वर्म भी बोलते हैं, लाल केचुआ। ये 1.5 से 2 इंच लंबा होता है और ये लगभग 90% कार्बनिक मटेरियल और 10% मिट्टी खाता है। और जो हमारा मिट्टी वाला जो केचुआ होता है वो 10% कार्बनिक मटेरियल और 90% मिट्टी खाता है। तो सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इसी केचुए का यूज किया जाता है, जिसको हम आइसिनिया फोइटिडा बोलते हैं। हमारी जो वर्मी कंपोस्ट की जो तीसरी स्टेप है वो है खाद की छनाई। तो जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जितना भी वर्मी कंपोस्ट निकलता है, हम उस कंपोस्ट को लाके यहाँ पे ढेर कर देते हैं। ढेर करने के बाद इसमें यहाँ पे अपने ढेर कर दिया। इसमें क्या है, थोड़ी जो नमी रहती है, खाद में गीला रहता है, तो ढेर करने से क्या है उसकी थोड़ी सी नमी चली जाती है, थोड़ा सूखा हो जाता है, तो उसको क्या है छानना आसान हो जाता है। तो उसके बाद हम इस मशीन के द्वारा वर्मी कंपोस्ट को छानते हैं। ये जो आप मशीन देख रहे थे, ये मैंने वर्मी कंपोस्ट छानने की बनाई थी। यहाँ से मजदूर तगाड़ी लाके इसमें वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और जो बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है वो इधर आता है, और जितना भी इसका जो वेस्ट निकलता है ये वो उस साइड पे हमारा इसका जो वेस्ट है वो निकल जाता है। ये देखिए आप, ये वेस्ट निकल रहा है। तो बने हुए छने हुए वर्मी कंपोस्ट को तो हम ले जाके गोदाम में भर देते हैं, और जो बाहर जो वेस्ट निकलता है, इस वेस्ट को हम हमारा जितना भी कच्चा माल है, जो गोबर है, उस पर डाल देते हैं, ताकि ये रिवर्स होके कट के वापस हमारे बेडों में
चला जाता है। देखिए इसके दो कारण हैं। इसमें क्या है, बहुत से अंडेर केचुए आते हैं, तो एक तो वो मरे नहीं, दूसरी चीज़ अगर आप वेस्ट को बाहर फेंकने लग जाओगे तो आप बहुत ही लॉस में जाओगे, क्योंकि ये 50% निकलता है। इस वजह से हम इस सारे वेस्ट को, हमारा जो कच्चा माल है, जो गोबर है, उस पर डाल देते हैं, ताकि ये रिवर्स होके कट के वापस हमारे बेडों में चला जाता है। देखिए हमारी जो चौथी और आखिरी स्टेप है वर्मी कंपोस्ट बनाने की, वो है खाद का स्टोरेज और पैकिंग। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा गोदाम में जहाँ हम खाद लाके भर देते हैं, तो वहाँ से जितना भी खाद बनता है छन के हम सारा लाके यहाँ भर देते हैं, और इसमें पानी का स्प्रे करते हैं। वो इसलिए कि जब आपका खाद बन के आता है, छनता है, पूरा यहाँ आता है, तो उसमें उसकी नमी चली जाती है। तो इसको नमी देने के लिए इसको यहाँ पे लाके भर देते हैं और उसमें पानी का स्प्रे कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें नमी हमेशा रहनी चाहिए और ये हमेशा छाया में रहना चाहिए, ताकि इसके जो पोषक तत्व है वो हमेशा बने रहे। वर्मी कंपोस्ट में मैं आपको एक बात और बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट हम भर के कभी भी नहीं रखते हैं। जैसे कोई ऑर्डर आता है, कोई किसान का या कस्टमर का ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर फिक्स हो जाता है, हाँ भाई हमें इतने कट्टे वर्मी कंपोस्ट बनाना है, तो हाथों हाथ भर के हम मार्केट में वर्मी कंपोस्ट मतलब किसान के पास पहुंचा देते हैं। इसको भर के कभी नहीं रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट अगर हम भर के रख दें तो थोड़ा अगर वो काफ़ी समय तक यूज़ नहीं आया तो उसका वज़न भी कम हो सकता है कट्टे का, इसलिए हाथों हाथ भर के मार्केट में सेल कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद अब इसकी बात करते हैं इसकी मार्केटिंग पे। देखिए एक समय ऐसा था जब वर्मी कंपोस्ट को लोग नकार देते थे, कहते हैं कि ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद लोगों को लगा कि हमें जैविक खेती और जैविक चीज़ों पे हाथ आजमाना चाहिए, तो तब से वर्मी कंपोस्ट की बिक्री में काफ़ी उछाल आया है। मेरी खुद की बिक्री में काफ़ी उछाल आया है। तो वर्मी कंपोस्ट ऐसे तो फ़ायदे का सौदा है, लेकिन हमें कोई भी बिज़नेस हो उसकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग तो करनी ही पड़ती है। तो वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो सबसे पहले तो आप उन कस्टमर्स को टारगेट कीजिए जो वर्मी कंपोस्ट खरीदते हैं। जैसे किसान की बात करें तो किसान कौन कौन से किसान वर्मी कंपोस्ट लेंगे, जैसे लहसुन की फसल वाले, प्याज वाले, मूंगफली वाले और अपने धान की फसल वाले वर्मी कंपोस्ट लेते हैं। उसके बाद बागवानी की बात करें तो जो बगीचा लगाते हैं, जैसे अमरूद, नींबू, आम, संतरा, इनके जो बगीचे लगाते हैं वो किसान भी वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। सब्जियों की खेती जो करते हैं वो किसान भी वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद अपने जो पॉली हाउस, जो कल्टीवेटेड फार्मिंग करते हैं, वो भी वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके जो पॉली हाउस के जो बेड बनते हैं वो वर्मी कंपोस्ट के बिना नहीं बन पाते। उसके बाद हम बात करें कि आजकल जो किचन गार्डन का जो क्रेज चल गया शहरों में, हर कोई अपने घर पे, अपने छत पे, टेरिस पे किचन गार्डन लगा रहा है, सब्जियां उगा रहा है, टेरिस गार्डनिंग कर रहा है, तो वो लोग भी वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। पांचवा जो छठा हमारा जो कस्टमर है वो हैं जो नर्सरी वाले हैं। नर्सरी वाले भी वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, तो वो भी वर्मी कंपोस्ट आराम से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सोशल मीडिया से आप वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। आजकल आपको पता है यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन पे हर कोई, व्हाट्सअप, इन पे हर कोई है, तो उस पर भी आप वर्मी कंपोस्ट की अपनी जो प्रचार है वो आप कर सकते हो। और अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट हैं, मीशो हैं, इन वेबसाइट पे भी आप अपनी वर्मी कंपोस्ट सेल कर सकते हो। तो ये बात हो गई वर्मी कंपोस्ट की। मैं इन सभी तरीक़ों से अपनी वर्मी कंपोस्ट सेल करता हूँ। अब रही बात वर्मी कंपोस्ट सेल करने की, तो मैं लगभग 2 से सवा 2 लाख, 2.5 लाख के आसपास वर्मी कंपोस्ट हर साल बेचता हूँ। 20 से 25 लाख मेरा वर्मी कंपोस्ट का जो इस प्रोजेक्ट का है वो टर्नओवर होता है, और लगभग 10 से 12 लाख रुपए की मुझे इससे आय होती है। अगर अपन 50% खर्चा भी मान के चले तो 50% आपको इसमें मार्जिन होता है। अब बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट करें। देखिए वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा बिज़नेस है, मेरे हिसाब से ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है। और दूसरी चीज़, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ऐसा कोई ये नहीं है कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ही आप वर्मी कंपोस्ट शुरू करो। आप बहुत ही छोटे और इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी वर्मी कंपोस्ट शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, आप ये जो बेड देख रहे हैं, ये एक लगभग 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा बेड है। तो इसको लगभग शुरू करने का खर्च है वो से 7 से 8 हज़ार रुपये में ये एक बेड शुरू हो सकता है। तो अगर अपन 2 या 3 बेड से भी अपनी वर्मी कंपोस्टिंग शुरू करें, यानी 20 से 25 हज़ार रुपये में आराम से अपन वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।
तो मेरा सभी किसान भाइयों से, मेरे मित्रों से जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप ज़्यादा बड़े स्तर पे ना करके अपने छोटे स्तर पे वर्मी कंपोस्ट आप शुरू कर सकते हैं। किसान भाई भी छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं ताकि वो अपने खेतों के लिए कम से कम जो हम जिस खेत के गेहूँ हम खाते हैं, ऑर्गेनिक गेहूँ खाते हैं, उसके लिए तो हम वर्मी कंपोस्ट खुद बना के यूज कर सकते हैं। और जो मेरे मित्र हैं जो अब वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, वो भी एक इनिशियल लेवल पे 4 या 5 या 10 बेड से अपना वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस शुरू करके आराम से मार्केट में उसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मेरा युवा पीढ़ी से यही निवेदन है कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप पे ध्यान दें, अपना खुद का बिज़नेस, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें। इससे आप खुद भी कमाएंगे और दूसरों को भी रोज़गार देंगे। यही मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद। जय हिंद।